सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी के क्लास में आज हम पुनः रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचा गया रेखा चित्र बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। जैसा कि कल मैंने इस पाठ को आरंभ किया था, एक ही अनुच्छेद हो पाया और जहाँ से छूटा हुआ भाग है वहीं से हम फिर देखेंगे। ये बताया जा रहा था कि बाल गोविंद भगत अपना साहब कबीर को मानते थे। कबीर के पदों को वो हमेशा गाया करते थे। लेखक कह रहा है कि जो हमेशा सुनने को मिलता था। कबीर के सीधे साधे पद बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। इसके आगे देखिए, आषाढ़ की रिमझिम। भारतीय संस्कृति के अनुसार 12 महीने होते हैं और जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चलता है, वैसे ही चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, माघ, पूष, अगहन ये चलता है। तो आषाढ़ का महीना क्या होता है? आषाढ़ और सावन का महीना बरसात का महीना होता है, जिसमें खरीफ की फसल की रुपाई चलती है। तो आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही है। समूचा गांव जो है, समूचा माने संपूर्ण गांव खेतों में उतर आया है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उथल पुथल मचा रहे हैं, खेल कूद मचा रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें जो घर से कलेवा कलेवा मतलब क्या है? जब पुरुष सुबह काम के लिए निकल जाता है, अर्ली मॉर्निंग, तड़के सुबह ही, तो घर की औरतें क्या करती हैं? कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करके वो खेत में लेकर के पहुंच जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कलेवा, या ग्रामीण भाषा में उसे खर मिटाओ भी बोलते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता। तो कलेवा लेकर के औरतें मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं। और मौसम कैसा है? आसमान बादलों से घिरा हुआ। सावन के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, और कब बादल छाएंगे, कब बरसात हो जाएगी, कब धूप हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं रहता है। ठंडी पुरवाई चल रही है। हवा कौन चल रही है? ठंडी पुरवाई। कितनी हवाएं चलती हैं? मुख्य रूप से दो, पूर्वा पवन और पछुआ पवन। और चलने को तो चारों दिशाओं से भी चलती हैं, लेकिन ये दो मुख्य रूप से चल रही हैं। आगे देखिए, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ऐसे सुनहरे मौसम में आसमान में काले काले बादल चल रहे हैं, ठंड पूर्वा हवा चल रही है, तभी कानों में बाल गोविंद भगत के संगीत के मीठे स्वर गूंज उठे। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। जो वहां के लोग हैं वह वाकिफ हैं, यह किसकी आवाज है, कौन गा रहा है। यह किसी से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल गोविंद भगत ऐसा प्रायः करते थे। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध कतारबद्ध खेत में बैठा रही है। उनकी कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ करके कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर कर रहे हैं। कुछ तो स्वर उनके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्वर
जो खेतों में रोपनी कर रहे हैं उनके पास भी आ रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं बाल गोविंद भगत के सीधे साधे कबीर के पदों को। जब अब उनके मुख से सुनती हैं, हलवाओं के पैर ताल पर उठने लगते हैं। अब जैसे बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, उनके गाने में उतार चढ़ाव है, तो जो हलवाए हैं, किसान हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, वो भी मानो बाल गोविंद भगत के स्वर से अपने ताल मिला रहे हैं, पैरों के कदम मिला रहे हैं। रोनी करने की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चल रही। रोनी करने मतलब रोपनी, जो धान की रुपाई होती है, तो रुपाई करने वाली अंगुलियां भी गाने के लय पे मानो चल रही हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक कह रहा है बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। जिस तरह से लोग आकर्षित हो रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि एक जादू है या फिर संगीत ही है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़, सावन, फिर भादों, सावन के बाद भादों शायद आता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब तक तो बादलों की घोर गर्जना हो रही थी, बिजली तड़प रही थी, जिसके चलते कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब झिल्ली की झंकार और मेढक जो टर बोलते हैं सावन के महीने में बरसात के समय, तो बाल गोविंद भगत की के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब न तो बिजली कड़क रही है और न तो बादलों की घोर गर्जना हो रही है, अब केवल मेढक टर करते हैं, झिल्ली की झंकार आती है। तो ये दोनों ध्वनियां बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल से समाप्त नहीं कर सकते। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है, वो बजाते गाते हैं क्या? खजड़ी बजा करके, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। इस सावन के महीने में एक नायिका के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती हैं नायक के साथ, उसका वर्णन किया गया है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात माने अचानक कौद उठने वाली, कौद मतलब चकाचौंध कर देने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अब सारा संसार क्या है? रात्रि की निस्तब्धता में सोया। निस्तब्धता मतलब शांति का माहौल। रात में क्या होता है? वातावरण निस्तब्ध हो जाता है, शब्दों से रहित हो जाता है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि संपूर्ण संसार के लोग सोते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत चल रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि तुम्हारा जो धन है, दौलत है, उसमें चोर न लग जाएं। आए मुसाफिर, जागे रहो, उठे रहो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, और वह कार्तिक के महीने में जो पवित्र महीना माना जाता है, उस महीने में बाल गोविंद भगत सुबह की प्रभात फेरियां लगाते हैं, जो फागुन तक चलती है। कार्तिक से स्टार्ट करते हैं प्रभात फेरी लगाना, सुबह टहलना, और कार्तिक भर चलती है। वह इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर
सबको पता नहीं लगता। बाल गोविंद भगत भोर के समय ही उठ जाते हैं और गांव से 2 मील दूर नदी थी, वहां नदी से स्नान करके आ जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंटे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठते। और उनका नित्य नियम था, कार्तिक के महीने से स्टार्ट होता था और फागुन के महीने तक चलता था। सुबह गांव वालों को पता भी नहीं चलता था कि 3 या 4 बजे जगते, 2 मील दूर नदी जो थी वहां पर स्नान करके आ जाते। और स्नान करके आते तो गांव के बाहर एक भिंटा था, ऊंचा स्थान था, पोखरा था, पोखरे पर भिंटा था, ऊंचा स्थान था, वहां पर बैठ करके खजड़ी बजाते और गाते रहते। मैं शुरू से ही देर तक सोचता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उसी दांत किट किट वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेकिन कह रहे माघ और पूष किसका महीना है? भयंकर ठंड का। मुंशी प्रेमचंद की आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? पूष की रात, इंग्लिश में कहानी थी ना, पूष की रात। तो माघ और पूष की रात बहुत किटकिटाने वाली होती है, दांत बजाने वाली होती है, यानी भयंकर ठंड पड़ती है। तो माघ के महीने में एक दिन दांत को कपकपी पैदा करने वाली ठंड आखिरकार मुझे पोखरे की तरफ खींच ले गई, जहां पर बाल गोविंद भगत गाया करते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी आसमान के तारों के दीपक यानी तारे आसमान से ओझल नहीं हुए थे, आसमान में दिखाई दे रहे थे। पूरब में लोही लग रही थी और पूर्वी दिशा क्या हो रही थी? अरुणाभा से युक्त हो रही थी, अरुणिम हो रही थी, लालिमा से छा रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। तो वह सुबह तक चमकता हुआ दिखाई देता है, जो पूरब की लाली को अपनी चमक प्रदान कर रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से घिरा हुआ था। आवृत मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। अनावृत मतलब जो घिरा न हो, जिसके ऊपर कोई छाया न हो। देखिए, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे और कह रहा कि भयानक ठंड पड़ रही है, वातावरण पूरा कोहरे से ढका हुआ है। ऐसे में उस भिंटे पर कुश की चटाई लगा करके उस पे पूरब दिशा में मुंह करके बैठे बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी के साथ गा रहे थे। और एक काली कमली ओढ़े थे। कमली माने क्या होता है? कंबल। बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का अंबाल लगा हुआ था, शब्दों का तांता लगा हुआ था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सरूर में आ जाते हैं, उत्तेजित होकर के हो उठते हैं और हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। गाते गाते उन्हें उनके अंदर ऐसी उत्तेजना आती थी जिसे देखकर लगता था अभी वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती गाने की धुन में। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छवि में भी उनके मस्तक के श्रमबिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। कह रहा ऐसे वातावरण में लेखक कह रहा मैं ठंड से कपकपा रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत के ललाट पर श्रमबिंदु क्या होता है? पसीना। पसीने को हम क्या बोलते हैं? श्रम बिंदु। तो पसीना जो है जब तक
जब तब उनके माथे पर चमक पड़ता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। करा गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। माने गर्मी में जब उमस भरी संध्या होती थी तब भी वह गाते थे, तो जो पसीना होता था, श्वेत बिंदु होता था, उससे उनके चेहरे मतलब हमेशा भीगे रहते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो उनकी मजाल्टी के थे, जो उनके गाने के समूह के थे। खजड़ी और करताल की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते तो उनकी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। धीरे धीरे उनका स्वर क्या होता, एक निश्चित उतार चढ़ाव से तेज होता चला जाता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी जैसे ताल ऊपर उठती थी फिर नीचे गिरती थी, वैसे ही श्रोताओं के मन भी क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी कभी हम अगर कोई गाना वाना सुनते हैं तो नहीं कुछ करते हैं तो मन में हलचल पैदा होती है, तो पैर से ही उसकी राग मिलाते हैं या हाथ की उंगली से थिरकने लगती है, या मतलब ऐसा फीलिंग होती है कि उसी गाने के साथ हम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। धीरे धीरे मन उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे मन क्या होता है, शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने लगते हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते, नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत पोत हो जाता। सारा आंगन माने आंगन में जितने भी लोग उपस्थित होते थे सब लोग बाल गोविंद भगत के नृत्य संगीत पर थिरकने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। लेखक बता रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत की जो अंतिम स्थिति थी, चरम उत्कर्ष, सबसे सर्वोच्च रूप उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ बोदा सा था। उनके पास एक ही बेटा था बाल गोविंद भगत के पास। वह कुछ शरीर से भारी था और दिमाग से मोटा था, सुस्त टाइप का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। इसी प्रकृति के बनावट के अनुसार या प्रकृति ने उनके बेटे को ऐसे बना दिया था, हो सकता है इसी की वजह से वो बेटे को और ज्यादा प्यार दुलार देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए। कैसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, जो मतलब मानसिक रूप से कमजोर हों, जो शारीरिक रूप से बोधे हो, जो कुछ कर न पाए, ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। ऐसे लोग प्यार और मोहब्बत या निगरानी के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई गई थी, बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी भी हुई थी। किसकी? बाल गोविंद भगत के उस भोदू और कम दिमाग वाले लड़के की। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। क्या ईश्वर ने जोड़ा बनाया था? पति जैसे कहीं से भद्दा था, दिमाग से कुछ हल्का था, पति ने भगवान ने पति के रूप में उसकी वो कमी पूरी कर दी। जो पत्नी आई, जो बहू आई, वह बड़ी ही सुभग, सौभाग्यशाली और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था।
घर की प्रबंधिका बन करके, घर की गृहिणी बन करके, सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर के वह बाल गोविंद भगत को ढेर सारे झंझावातों से मुक्त कर दिया। यानी वो पूरा घर संभाल ली, बाल गोविंद भगत को अब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। माने अच्छी या ये कह लो कुशल गृहिणी थी। और आज भी घर में कुशल गृहिणी आ रही हैं, शाम को आती हैं, सुबह महाभारत जारी हो जाता है। आगे देखो, तो महाभारत जारी करने के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं रहता है, महाभारत करवाया जाता है तब महाभारत होता है। महाभारत करने का अवसर दिया जाता है तब महाभारत स्टार्ट होता है। अगर कौरवों ने पांडवों का हक हिस्सा दे दिया होता तो महाभारत काहे को होता। और महाभारत हो या रामायण इतना बड़ा रचा गया हो, सबके पीछे किसका हाथ है? औरत का हाथ है। अगर द्रौपदी ने ये नहीं कहा होता कि अंधे के अंधे होते हैं, अंधे के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र कौन था? अंधा था ना, उसके पुत्र को इन्होंने कमेंट किया था। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सीता का आदर्श रूप दिखाया, लेकिन सीता की जिद ही इतने बड़े रामायण का कारण बनी। सीता को वनवास तो हुआ नहीं था, वनवास तो राम को हुआ था। राम आ रहे थे, साथ में लक्ष्मण आए, चलो भाई का सहयोग देने के लिए, लेकिन इन्होंने भी जिद किया कि हम भी जाएंगे तो जाएंगे पति के साथ, घर पे नहीं रहेंगे। ये जिद थी ना, पति के सुख दुख में भागीदार होना स्त्री का धर्म है। ये कह करके इन्होंने भी जंगल में निकल लिया। अजब क्यों, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला राजभवन में ही रह गई पति को छोड़ करके। और दूसरी बड़ी गलती कि कुछ लालच स्वभाव भी होता है औरतों का। अगर कुछ चीज सुंदर देख जाएंगी तो वो चीज हमको चाहिए। अब पति चाहे कर्ज ला करके दे या इन किन प्रकार उनका रिक्वायर पूरा करे, अन्यथा महाभारत शुरू। तो जब ये कुटी में थी तो उस समय एक मायावी मृग दिखाई दिया सोने का, तो इन्होंने जिद कर लिया कि नहीं, मुझे वह मृग चाहिए तो चाहिए। अब स्त्री के आगे राम विवश होकर के मृग का पीछा करने लगे। फिर भी उनकी पहरेदारी सख्त करवा के गए थे। लक्ष्मण को अल्टीमेटम दे के गए थे कि भाई जब तक मैं नहीं आऊंगा इस जंगल में कुटी को छोड़कर कहीं मत जाना। तो लक्ष्मण तो बखूबी से अपने धर्म का पालन कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, लेकिन मायावी मृग ने जैसे ही कहा हाय राम, तो लक्ष्मण को सीता को वह गूंज सुनाई दी। तो लक्ष्मण को कहने लगी जाइए देखिए, हो सकता है आपके भाई कहीं मुसीबत में पड़ गए हों। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का, राम का जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका इस संसार में तीनों लोकों में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो वहीं पे मान जाना चाहिए ना। फिर उन्होंने वहां कहा, लक्ष्मण को कुछ अपशब्द बोल दिया कि आप तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा मर जाए, अब भाई को, पत्नी को हम अपना लें। इतनी बड़ी बात बोले तो लक्ष्मण मजबूर, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच के गया कि मैं तो जा रहा हूं, बशर्ते इसके बाहर मत जाना। फिर भी ने सीता ने वहां गलती किया कि मायावी रावण आया भिक्षा लेने, तो उनको क्या गरज थी लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने की। तो इस तरह से रामायण जैसे महाकाव्य की रचना हो गई। हाँ, आ जाइए अपने टॉपिक पर। हमने सोचा थोड़ा बच्चे बोरियत महसूस कर रहे होंगे,
आ गया प्रसंग तो बता दिया गया। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। आगे देखिए, तो बाल गोविंद भगत की पतोहू एक आदर्श प्रबंधिका बनकर के, कुशल गृहिणी बनकर के घर के सारे कामकाज को संभाल लिया। अब बाल गोविंद भगत दुनियादारी से निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए। उनका बेटा बीमार है। उनका बेटा क्या हो गया? बीमार हो गया। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। किसी की तबीयत खराब है तो शायद किसी को वहां पर जाने का समय न मिले, उससे बात करने का समय न मिले, लेकिन वह मर जाएगा तो सब लोग वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है ना कि जीते जी तो कोई पानी नहीं दे पाता है और मरने के बाद गला फाड़ फाड़ कर रोता है, अपना प्रेम प्रकट करता है कि हम तो बहुत प्रेम करते थे। अजीते जी उसके पास 2 मिनट के लिए जाने के लिए, बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं रहता। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को, इसकी जानकारी लेने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं थी। लेकिन मौत ऐसी चीज है, अगर मौत हो जाती है तो सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिसके पास टाइम रहता है वो भी, जिसके पास टाइम नहीं रहता है वो भी दरवाजे पर पहुंच ही जाता है। जिस रिश्तेदार के पास 2 मिनट का समय नहीं रहेगा और मौत की न्यूज पाते ही हाजिर। आगे देखिए, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कह रहा कि ये न्यूज हमको मिली, समाचार हमको मिला कि बाल गोविंद भगत का जो इकलौता बेटा था वह भगवान को प्यारा हो गया। कौतूहल बस उनके घर गया, जिज्ञासा बस मैं उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। मैं उनके घर पर जो प्रतिक्रिया हो रही थी, वो जो कुछ कर रहे थे, वो देख करके मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया।